हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आपकी फर्स्ट यूनिट पिछले पार्ट में ख़त्म हो चुकी है, तो चलते हैं सेकंड यूनिट पर। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा परिभाषाएँ दे रखी हैं, तो परिभाषा को जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदाय, पाठ्यचर्या तथा संस्कृति से उनके बहिष्कार को कम करती है। यह जो है कथन बूच एवं एनेस्को ने कहा था। अगला है शिक्षा का। यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। समावेशीकरण। अगला है किसने कहा, समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। तो आंसर हो जाएगा उमा तुल ने कहा है। अगला है शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। तो ये कथन जो है श्रीमती आर के शर्मा ने कहा है। अगला है शैक्षिक समायोजन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्र को योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। यह कथन जो प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा है। अगला है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें क्या और किसको किसके अनुरूप बदलना है। तो आंसर हो जाएगा व्यवस्था को, यानी कि बच्चे के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा मानती है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। अगला है सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा जो है, यानी कि विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्न में से समावेशी शिक्षा प्रचार वाक्य हो सकती है। अगला है वांछित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। यह अभिप्राय जो है समावेशी शिक्षा से है। अगला है एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। तो समावेशी विद्यालय को एनसीएफ 2005 जो है क्या करता है, शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। अगला है सफल समावेशन को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है सिवाय किसके, पृथक्करण के। सफल समावेशन को निम्नलिखित में की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है क्वेश्चन और आंसर पिक करने हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी करते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं, स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। आंसर हो जाएगा डी। अगला है यह कथन किसका है, बहुत कम विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ अत्यधिक कमरे एवं जगह होगी जहाँ प्रतिभावान बालक को सामान्य बालक से अलग पढ़ाया जा सके। आंसर हो जाएगा ऑटो, यानी कि बी। ऑटो ने कहा है कि बहुत कम विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ अत्यधिक कमरे एवं जगह होगी जहाँ पर प्रतिभावान बालक को सामान्य बालक से अलग पढ़ाया जा सके। अगला है समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा कौन, कहाँ, क्या, जो है समेकित शिक्षा के स्वरूप में देखा जा सकता है। अगला है वर्तमान समय में सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से संबंध करने का श्रेय जाता है। आंसर हो जाएगा बी, यानी समावेशी शिक्षा को। अगला है समावेशी शिक्षा संबंधित है विशिष्ट बालकों से, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, गली घूमने वाले बालकों से समावेशी शिक्षा संबंधित है। अगला है इनमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरा शेष शिक्षक दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है। तो स्थिर और घूर्णन शिक्षा जो हो जाएगी। अगला है शिक्षा की मुख्य धारा अर्थ बाधित बालकों एवं बालिकाओं, ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो शारीरिक या मानसिक रूप से सामान्य बालकों और बालिकाओं की अपेक्षा कम क्षमता रखते हैं को सामान्य विद्यार्थी के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना है। इससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उन्हें हीन भावना का एहसास न हो कि वह दूसरों से कमतर हैं। कथन किसका है, आंसर है स्टीफन ब्लैक हर्ड का है, यानी कि स्टीफन और ब्लैक हर्ड का ये कथन है। अगला है किसने कहा, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्र की योग्यता, क्षमता, शारीरिक, आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। एस के दुबे ने कहा है कि जो है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। इसके अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की सहायता से
सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा यर सेल का। अगला है किसने कहा? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा आर के शर्मा ने कहा है। अगला है समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? आंसर हो जाएगा ये सर्व शिक्षा अभियान। अगला है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत देख, संवेगात्मक और सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। तो आंसर मुअत्तली। अगला है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला है समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे या प्रवासी श्रमिक बच्चे जो समावेशी शिक्षा के विकास के लिए बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। अगला है समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। अमेरिका एवं ब्रिटेन में समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। अगला है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। और समावेशी शिक्षा जो है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। अगला है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना समावेशी शिक्षा का अर्थ है। कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना समावेशी शिक्षा का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा स्वागत करती है। तो आंसर हो जाएगा यानी कि सामान्य बालक और विशेष प्रकार के बालक है जो समावेशी शिक्षा स्वागत करती है। अगला है समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका बहुस्तरीय शिक्षण और प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का प्रयोग युक्त प्रशिक्षण। आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित किया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 में यह समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित किया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 30 में यानी कि अल्पसंख्यकों की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है। अगला संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति की शैक्षिक अथवा आर्थिक उन्नति की विशेषता व्यवस्था की गई? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। आपको 3 जो है यानी कि सॉरी इसमें 2 दे रखे हैं। वैसे तो आपको 3 ऑप्शन ज़्यादा याद रखना है। अनुच्छेद 46 जो है क्या किया गया है? समावेशी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक सांस्कृतिक उन्नति की विशेषता का व्यवस्था किया गया है। अगला है अनुच्छेद 46 में यानी कि अनुच्छेद 46 में संविधान के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और शैक्षिक आर्थिक उन्नति की विशेषता का प्रावधान किया गया है। यानी कि समावेशी शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 46 और जो कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति जो है उनका भी अनुच्छेद 46 में शिक्षा का क्या किया गया है? आर्थिक उन्नति से विशेषता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 30 में क्या किया गया है? अल्पसंख्यकों की शैक्षिक, सांस्कृतिक और उन्नति की विशेषता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक होगा 30 और वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति ये सभी हो गए अनुच्छेद 46। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया है? 29 के अंतर्गत समान शैक्षिक अधिकार को जो है क्या किया गया है? समान शैक्षिक अधिकार को शामिल किया गया है। अगला है भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है संबंधी बिल, धारा या तथा काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के शैक्षिक इतिहास में प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल, धारा तथा काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया। अगला है RT एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को RT एक्ट 2009 लागू हुआ था। अगला है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत जो है भेदभाव रहित शिक्षा है। अगला है समावेशी बालक समूह बनाते हैं। आंसर है विषमांगी। समावेशी बालक समूह जो है विषमांगी समूह बनाते हैं। ठीक है, विषमांगी समूह बनाते हैं। आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार जल्दी करते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा द्वारा जो है निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। अगला विशेष शिक्षा संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि पिछड़ी बुद्धि की
विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष शिक्षा संबंधित है। किसके लिए? पिछड़ी बुद्धि की विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला है NCF 2005 की संस्कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विश्वविद्यालय में राजनीति से दूर रखना NCF 2005 की संस्कृति के संबंध में कथन सत्य नहीं है। अगला NCF 2005 है किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? अगर समावेशी जो है NCF 2005 शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। अगला समावेशी शिक्षा है विशिष्ट बालकों के सामान्य स्कूल में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। अगला समावेशी शिक्षा आधारित है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। समावेशी शिक्षा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अगला है समावेशी शिक्षा जो है कक्षा में विविधता उत्पन्न उत्सव बनाती है, यानी कि कक्षा में विविधता उत्सव बनाती है समावेशी शिक्षा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह कथन जो है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला दे रखा है स्टोन्स के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा यानी कि 20 होती है। कितनी होती है? 20 जो है स्टोन्स के अनुसार पिछड़े बालकों की संख्या होती है। अगला है समेकित शिक्षा किन बालकों पर अपनाई जाती है? समेकित शिक्षा जो है शारीरिक विशिष्ट बालकों पर, मानसिक विशिष्ट बालकों पर, प्रतिभाशाली बालकों यानी कि सभी प्रकार के बालकों समेकित शिक्षा जो है अपनाई जाती है। अगला है समावेशी शिक्षा स्वागत करती है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों तरह के सीखने वाले यानी कि केवल अक्षमता युक्त सीखने वाले, केवल अक्षमता रहित सीखने वाले जो है समावेशी शिक्षा स्वागत करती है। अगर निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा की चुनौती क्या होती हैं? तो लचीला अधिगम वातावरण जो है सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अगला है समन्वित शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया कौन सी होती है? तो मानकीकरण संस्था रहित शिक्षा की मुख्य धारा समावेशन होती है। अगला है शिक्षा प्रक्रिया के अनुकूल किया जाता है उपरोक्त सभी यानी कि विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाधित असमर्थी बालकों की शिक्षण हेतु अधिगम असमर्थियों की सुविधा हेतु शिक्षा प्रक्रिया के अनुकूल किया जाता है। अगला है शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है तो गंभीर दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। अगला है शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है तो आंसर हो जाएगा अस्थिबाधितों के लिए शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है समावेशी कक्षा के अध्यापक को किन बातों की जानकारी आवश्यक है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी की यानी कि अधिकार की भूमिका और उत्तरदायित्व की समावेशी कक्षा के अध्यापक को जानकारी आवश्यक है। ठीक है। अगला है समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? सरकारी विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु। समावेशी शिक्षा जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हेतु आवश्यक होती है। अगला है निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर। ठीक है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान ये मुख्य धारा में डालकर किया जा सकता है। अगला है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए तो इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा ही इसका अभिप्राय है। अगला है एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश दे रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाता है? तो उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होता है, इसका अनुसरण किया जाता है। अगला है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रयोजित योजना का उद्देश्य देश में निःशक्त को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालयों में निःशक्त को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रयोजित योजना का उद्देश्य कहलाता है। अगला है विशेष शिक्षा संबंधित है। आंसर हो जाएगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में विशेष शिक्षा संबंधित है।
अगला है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। अगला है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। अगला है समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल मान्यता की जो है सामान्य कक्षा में विशिष्ट वर्गों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल मान्यता है। अगला है विशेष शिक्षा की संकल्पना है क्षमताओं को विकसित करके कमियों की क्षतिपूर्ति करना जो है विशेष शिक्षा की संकल्पना है। अगला है उत्तम विशेष शिक्षा वह है जो क्या करती है, अलगाव के बजाय एकीकरण का ध्यान दे, कौशल विकास का अधिक ध्यान दे या क्षमताओं से ध्यान हटा दे, वह उत्तम विशेष शिक्षा वही है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जटिल विकलांग बच्चों के लिए क्या करती है, विशेष विद्यालय खोजने की बात करती है। अगला है विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों जो है विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। अगला है विशेष शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। अगला है विशेष शिक्षा के प्रवर्तक हैं, आंसर हो जाएगा इटार्ड जो हैं विशेष शिक्षा के प्रवर्तक हैं। ठीक है, विशेष शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं वो इटार्ड हैं, इटार्ड नाम याद रखना। अगला है विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, आंसर कथन किसका है, तो क्रिक शेंग का है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा क्या है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा है। ये किसने कहा है, क्रुक शेंग का है। अगर विशेष शिक्षा की कौशल के असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन आवश्यकताओं को सुझाव दिया, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रत्येक बालक की सूचित शिक्षा दी जाए, बच्चों को वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, स्थायी विशेष शिक्षकों की योग्यता का लाभ इन बालकों को दिया जाए, आंसर हो जाएगा डी। अगला है विशेष शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है, आंसर हो जाएगा ज्ञानार्जन का, कार्यात्मकता और गुणवत्ता। यह विशेष शिक्षा में बालकों की योग्यता का विकास किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से विशेष शिक्षा की मान्यता नहीं है, तो उस विशेष शिक्षा की प्रक्रिया भिन्न नहीं है, यही विशेष शिक्षा की मान्यता नहीं है। अगला है विशेष शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है, कथन जेडी हंट का है। अगला है विशेष शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, भेदभाव का सिद्धांत जो है विशेष शिक्षा पर आधारित है। अगला है सामान्य विद्यालय में विशेष सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है, तो एकीकृत शिक्षा का अंग हो जाएगा। सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना जो है एकीकृत शिक्षा का अंग होगा। अगला है एकीकृत का पर्याय है, आंसर है मुख्य धारा और मानकीकरण एकीकृत का पर्याय है। अगला दे रखा है शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों की सांसारिक, अनुदेशनात्मक या सामाजिक एकीकरण की अनुदेशित करती है। यह शिक्षण योजना, कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है तथा इसकी सामान्य व विशेष शिक्षा प्रशासकीय, अनुदेशनात्मक और सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। कथन किसका है, कॉफमैन। भाई साहब पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे इसको तो। ठीक है, अगला है मुख्य धारा घटक हैं, मुख्य धारा के घटक जो हैं शिक्षा में एकीकरण, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण, ये मुख्य धारा के घटक हैं। अगला है शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण अधिगम को बढ़ावा देती है। यह कथन हो जाएगा स्टीफन और ब्लैकहार्ट का। अगला है विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा सी, यानी पृथक और विशिष्ट जो है विशिष्ट बालकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण है, आंसर आवासीय विद्यालय योजना, यह पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण है। अगला है समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में भिन्नता है और विद्यालयों में इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला है समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की किस भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदाय, पाठ्यचर्या तथा संस्कृति से उनके बहिष्कार को कम करती है, आंसर हो जाएगा बूथ एवं एंस्को। ठीक है, आंसर हो गया सी।
अगला क्वेश्चन है समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं। तो ये पब्लिक विद्यालय, निजी विद्यालय और गृह विद्या शिक्षा जो समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं। अगला है मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है। तो आवासीय विद्यालय और विशेष विद्यालय जो मंद गति सीखने वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है। अगला है शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण विद्यालय में उपस्थित होता है। तो यानी कि दोषपूर्ण विद्यालय वातावरण, कठोर पाठ्यक्रम जो शैक्षिक मंदता मुख्य कारण हो सकते हैं विद्यालय में उपस्थित। अगला है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। यह किसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। आंसर यह नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। यह निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा केंद्र प्रयोजन योजना का उद्देश्य है। अगला है विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान जो है विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम होगा। अगला है दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान जो है मुख्य धारा, विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा आदि दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान होगा। अगला है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा। आंसर हो जाएगा 45 घंटे जो है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे, 45 घंटे पढ़ाएगा। अगला है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में अगर 70 विद्यार्थी हैं तो उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक जो है आपके कितने होंगे, तो 3 होंगे। यानी कि 30 का रेशियो होता है एक बच्चे के लिए। अगर 30 एक विद्यालय में 30 विद्यार्थी हैं तो एक शिक्षक होगा। 60 हैं या 60 से ऊपर हैं तो 60 से अगर 30 से ऊपर हैं तो आपके 2 शिक्षक होंगे, ठीक है। और अगर 60 से ऊपर हैं तो आपके 3 शिक्षक होंगे, ठीक है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये हो जाएगा संतुलित, ठीक है। गृह कार्य जो आपको संतुलित दिए जाने चाहिए। अगला शिक्षक का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात होता है 1 अनुपात कितने 35, ठीक है। सॉरी 1 अनुपात 30, 1 अनुपात 30 जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है। यानी कि एक टीचर पर 30 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं आराम से। अगला है प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कैसा होगा, तो 200 जो है प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस जो है आंसर हो जाएगा 200, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर के कार्य दिवस हैं जाएंगे। आंसर हो जाएगा 220 जो हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार वार्षिक स्तर के कार्य दिवस हैं। अगला है एक बालक को वस्तुओं को देखने में कोई समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी विद्यालय में होना चाहिए। अगला है आरटी एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 25% जो है निजी विद्यालयों को गरीब बच्चों को प्रवेश देना चाहिए। अगला भारत का भविष्य उसकी कक्षा में निर्मित हो रहा है, यह मत किसका है। तो आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग का है। भारत का भविष्य अपनी कक्षा में निर्मित हो रहा है। अगला है बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन जो है किसने किया। तो आ जाएगा प्री हेतु किया गया बचपन डे केयर सेंटर, ठीक है। प्री प्राइमरी हेतु, ठीक है। अगला है ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं। तो ममता विद्यालय जो है मानसिक मंदित हेतु होते हैं, ठीक है। अगला है संकेत विद्यालय संचालित होते हैं। संकेत विद्यालय संचालित होते हैं इसलिए होते हैं तो मूक बाधिर छात्रों हेतु होते हैं। अगला है स्पर्श विद्यालय संचालन किया जाता है। तो स्पर्श विद्यालय संचालन जो है दृष्टिबाधित छात्रों हेतु किया जाता है। अगला है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय जो है आंसर हो जाएगा प्रयास विद्यालय। अगला है प्रयास विद्यालय कहाँ स्थित है। आंसर लखनऊ प्रतापगढ़। अगला है ममता विद्यालय स्थापित है कहाँ है, इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह ममता विद्यालय स्थापित है। अगला है अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग शक्तिगढ़ संस्थान कहाँ है। तो वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग शक्तिगढ़ स्थान है। अगला है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो आंसर है प्रति स्पर्धात्मक अभिवृद्धि। अगला है असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा पूर्ण और अंशकालिक, ठीक है। अगला है मुख्य धारा को विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग अनिवार्य होता है। आंसर यानी माता पिता, अध्यापकों और प्रबंधकों का मुख्य धारा को विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए सहयोग अनिवार्य होता है। कक्षा का वातावरण निर्भर करता है तो आंसर हो जाएगा छात्रों और शिक्षकों पर। अगला है शिक्षा की अनुकूलित प्रतिक्रिया का ज्ञान एवं कौशल आवश्यक है। तो विशेष शिक्षकों को शिक्षा की अनुकूलित
क्रिया का ज्ञान कौशल आवश्यक है। कक्षा प्रबंधक का मुख्य निर्धारक होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भौतिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। अगला है, इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विद्यालय का वातावरण निर्भर होता है, तो आंसर हो जाएगा सभी पर, यानी कि प्राचार्य, शिक्षकों और छात्रों पर। अगला है क्वेश्चन, लास्ट ही 2 बचे हैं। एक अच्छे वातावरण के लिए विद्यालय में किन क्रियाओं को करवाना जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, पाठ्य से आगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए, कक्षा में सामाजिक भावात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाए, ये सभी क्रियाएँ करवानी चाहिए। अगला है, कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा मानवीय और प्रजातांत्रिक। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।